अशोक गहलोत बार बार ये दावा कर रहे हैं कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ ठीक चल रहा है, सभी विधायक उनके साथ हैं और राज्यसभा चुनाव में राजस्थान की 3 में से 2 सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवारों की जीत होगी। लेकिन राजस्थान और इससे बाहर पिछले दिनों हुए घटनाक्रम से ये कह पाना मुश्किल है कि राजस्थान कांग्रेस में सब कुछ सही चल रहा है। असल में राजस्थान में कांग्रेस तेजी से संकट में घिरती जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच जारी सार्वजनिक प्रतिद्वंदिता इसमें योगदान दे रही है। रविवार शाम राजधानी दिल्ली में बीजेपी के एक शीर्ष नेता के साथ एक राज्य के कांग्रेस के एक बड़े नेता की बैठक की अफवाह उड़ी, जिससे राजस्थान कांग्रेस की परेशानी बढ़ गई। ये खबर तब आई जब मुख्यमंत्री विधायकों की हर मूवमेंट पर जानकारी के लिए एक जासूस भी रखे हुए हैं। विधायक बाहर न जा पाएं, इसलिए राजस्थान की सीमाएं सील कर दी गईं। पर सीमा सील करने के पीछे कोरोना वायरस आधिकारिक वजह बताई गई। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों के अनुसार सीमाएं सील की गई थीं, क्योंकि मुख्यमंत्री को यह डर था कि कुछ विधायक हरियाणा के एक रिसोर्ट में जा सकते हैं। एक और घटनाक्रम पर गौर करें तो बीते शुक्रवार को अचानक अशोक गहलोत को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की जरूरत क्या थी? क्या वे ये दिखाना चाह रहे थे कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच उनके संबंध अब अच्छे हो गए हैं? उन दोनों ने अपने पुराने मतभेदों को भुला दिया है। मीडिया के सामने ये दिखाने का प्रयास किया गया कि अब दोनों एक साथ आगे बढ़कर कार्य करेंगे। पर एक तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस ने राजस्थान कांग्रेस को फायदे से ज्यादा नुकसान पहुंचाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस ने कई लोगों के मन में ये धारणा प्रबल कर दी है कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अलग अलग उद्देश्यों पर काम कर रहे हैं। अगर पिछले कुछ घटनाक्रम की बात करें तो गुरुवार सुबह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दावा कर रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेता कांग्रेस विधायकों को खरीदने और राज्य में कांग्रेस सरकार का समर्थन करने वाले स्वतंत्र उम्मीदवारों को लुभाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि खुद कांग्रेस और निर्दलीय विधायकों के साथ बैठक करके आ रहे थे, जहां विधायकों को रखा गया था। इधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद राजस्थान कांग्रेस में भी दरार की खबरें आई थीं। अगर कांग्रेस पार्टी के सूत्रों की माने तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के माध्यम से कील चलाने का पहला गंभीर प्रयास 21 और 22 मार्च के आसपास किया गया था, लेकिन सितारे अशोक गहलोत के साथ थे, जिसके कारण इस कथित प्रयास के 2 दिन के भीतर एक राष्ट्रीय लॉकडाउन के लागू हो जाने के बाद कांग्रेस टूट से बच गई। लेकिन तब से अब तक कांग्रेसी एकता की कई परतें खुलकर सामने आ गई हैं। सियासत में शिवराज सिंह चौहान और बीजेपी के हाथों मात खाए दिग्विजय सिंह ने अब कुछ ऐसा कर दिया कि लेने के देने पड़ गए। शिवराज सिंह चौहान को बदनाम करने के लिए दिग्विजय सिंह ने फर्जी वीडियो का सहारा लिया तो मामला पुलिस थाने तक जा पहुंचा। भोपाल पुलिस की क्राइम ब्रांच शाखा ने पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह सहित 12 लोगों पर फर्जी वीडियो बनाकर प्रसारित करने के आरोप में केस दर्ज कर लिया है। दिग्विजय को मानहानि कूट रचना समेत साइबर एक्ट की अन्य धाराओं में आरोपी बनाया गया। दिग्विजय सिंह ने प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक पुराना वीडियो ट्वीट किया था और इस मामले में रविवार 14 जून की रात को बीजेपी नेताओं ने पुलिस में शिकायत की थी। शिवराज सिंह का 21 जनवरी 2020 का एक वीडियो जिसमें छेड़छाड़ कर उसे छोटा कर दिग्विजय सिंह के ट्विटर हैंडल से रविवार को पोस्ट किया गया था, जिसे बाद में हटा लिया गया था। इस वीडियो में शिवराज कथित तौर पर कहते दिखते हैं कि खूब शराब पिलाओ कि लोग पड़े रहें। इस वीडियो को रीट्वीट करने वाले 11 लोगों को भी आरोपी बनाया गया है। उधर दिग्विजय सिंह ने रविवार को ही इसे हटा लिया था। इस वीडियो में काट छांट कर शिवराज को शराब समर्थक बताया जा रहा है, जबकि बीजेपी ने इसका असल वीडियो भी जारी किया। वहीं सोमवार को दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर ही हमलावर रुख अपनाया और कहा, आदिवासियों का प्रकरण उठाने के कारण बीजेपी घबरा गई और उनके खिलाफ केस दर्ज कराया। दिग्विजय ने ट्वीट कर लिखा कि मैंने शिवराज सिंह चौहान के इलाके में आदिवासियों को ठगने का प्रकरण उठाया था, उसी से डरकर बीजेपी ने मेरे खिलाफ केस दर्ज करवाया है। मैं मांग करता हूं कि चिटफंड कंपनी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की तत्काल जांच हो। फर्जी वीडियो में जांच करानी है तो उसकी कराएं जिसने ये फर्जी वीडियो बनाया है। कोरोना को लेकर महाराष्ट्र सरकार के इंतजामों को नाकाफी बताते हुए कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने उद्धव सरकार पर जोरदार हमला किया। निरुपम ने कोरोना से निपटने के मामले में उद्धव सरकार को पूरी तरह से फेल करार दिया और ट्वीट कर कहा कि अभी तो कोरोना का पीक समय आना बाकी है। मुंबई में उपलब्ध बेड्स और वेंटिलेटर्स के आंकड़े जारी करते हुए उन्होंने वैसे ही आरोप लगाए जिस तरह से आरोपों में केजरीवाल घिरे हुए हैं।
संजय निरुपम ने ट्वीट कर कहा कि मुंबई में 1181 कोविड बेड्स उपलब्ध हैं। 1167 बेड्स पर कोविड-19 के मरीजों का इलाज जारी है। सिर्फ एक बेड बचा है। मुंबई में 530 वेंटिलेटर्स में से 497 इस्तेमाल में हैं और इनमें से सिर्फ 6 खाली हैं। ये तैयारी हुई है पिछले 80 दिनों में, जबकि पीक अभी बाकी है। तभी आज मुंबई हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया। इसके अलावा संजय निरुपम ने एक और ट्वीट के जरिए शिवसेना पर हमला बोला। निरुपम ने लिखा कि भ्रष्टाचार के लिए कुख्यात बीएमसी ने कफन में भी दलाली खाई। शव लपेटने के लिए बैग खरीदने में भारी घोटाला किया गया। 300 रुपए का बैग 6000 रुपए में खरीदा गया। यहाँ 30 साल से शिवसेना का राज है और ये कोरोना से जंग लड़ने का दावा कर रहे हैं। संजय निरुपम ने ट्वीट में लिखा कि मुंबई में टेस्टिंग लैब्स कम हैं, इसलिए टेस्टिंग कम हो रही है। टेस्टिंग लैब्स पर काम का बोझ ज्यादा है। रोज मुश्किल से 4000 रिपोर्ट्स आ रही हैं। रिपोर्ट्स आने में 4 से 5 दिन लग रहे हैं। तब तक मरीज की हालत और बिगड़ जा रही है। इसलिए कोरोना से लड़ने में हम कमजोर साबित हो रहे हैं। बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना का कहर जारी है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1 लाख से ज्यादा हो गई है। इनमें से 51,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, जबकि 49,346 लोग इलाज के बाद स्वस्थ हो चुके हैं। मंत्री रमेश मीणा, 13 निर्दलीय और बीएसपी से आए सभी विधायकों के बाद अब एक और विधायक ने अशोक गहलोत की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। राजस्थान के पूर्व मंत्री और विधायक भरत सिंह कुंदनपुर ने बाकायदा चिट्ठी लिखकर ऐसे सवाल पूछे हैं जिनका जवाब लगता नहीं कि पार्टी का कोई नेता दे पाएगा। लेकिन भरत सिंह की चिट्ठी से राजस्थान का सियासी पारा जरूर चढ़ गया है। भरत सिंह कुंदनपुर ने कांग्रेस महासचिव और प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे को चिट्ठी लिखकर राज्यसभा प्रत्याशी के चयन पर सवाल उठाया। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने लिखा कि राज्यसभा की दोनों सीट जीतना तो पहले से तय है। जिस गंभीरता के साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता इस समय राज्यसभा चुनाव पर ध्यान दे रहे हैं, ऐसा पहले नहीं देखने को मिला। अगर लोकसभा चुनावों के समय में भी ऐसा काम करते तो नतीजा कांग्रेस के पक्ष में होता। प्रत्याशी पर सवाल उठाते हुए विधायक भरत सिंह ने कहा कि राज्यसभा चुनाव के बाद फिर किसी को कोई लेना देना नहीं रहेगा। अधिकांश राज्यसभा से सांसद उन विधायकों को भी नहीं पहचानेंगे जो उनको चुनकर राज्यसभा भेजते हैं। भरत सिंह ने पार्टी हाईकमान से मंथन करने की अपील की है। गौरतलब है कि राजस्थान की 3 राज्यसभा सीटों पर 4 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होने के चलते काफी रोचक मुकाबला बन गया है। कांग्रेस की ओर से केसी वेणुगोपाल के अलावा दूसरे उम्मीदवार नीरज डांगी हैं। वहीं बीजेपी ने राजेंद्र गहलोत और ओंकार सिंह लखावत को मैदान में उतारकर कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कांग्रेस के 107 विधायक हैं। कांग्रेस को 12 निर्दलियों का समर्थन भी हासिल है। दूसरी ओर बीजेपी के 72 विधायक हैं। हनुमान बेनीवाल की पार्टी आरएलपी के 3 विधायकों का समर्थन मिलाकर ये आंकड़ा 75 पहुंच जाता है। विधायकों के आंकड़ों के लिहाज से कांग्रेस की 2 सीटें तो पक्की हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग का डर भी सता रहा है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे से बेहद नाराज है। कांग्रेस के नेता अब खुलकर सार्वजनिक रूप से उद्धव ठाकरे पर हमला करने लगे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि सरकार में उसके साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। उसकी नाराजगी दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं के साथ बैठक करने वाले थे, लेकिन अब उसे टाल दिया गया है। बालासाहेब थोराट और अशोक चौहान ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो मोर्चा खोला, अब कई दूसरे कांग्रेसी नेता भी खुलकर सामने आ गए हैं। सार्वजनिक निर्माण कार्य मंत्री अशोक चौहान ने आरोप लगाया कि ठाकरे सरकार में बतौर पार्टनर उन्हें जायज हक नहीं मिल रहा है। तीनों पार्टियों को बराबरी का महत्व मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों पार्टियों के साथ आने से ही सरकार बनी है। हालांकि संजय राउत इस बात को कबूल कर चुके हैं। बड़े फैसलों में कांग्रेस को शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि वे फैसले उद्धव ठाकरे करते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में सब जानते हैं कि उद्धव ठाकरे शरद पवार के हाथों खेल रहे हैं और वे वही करते हैं जो पवार कहते हैं। कांग्रेस इसी वजह से ज्यादा नाराज है। चौहान के मुताबिक कई कांग्रेसी मंत्री ये महसूस कर रहे हैं कि सरकार में उन्हें सुना नहीं जा रहा है। विकास कार्यों के लिए बांटे जाने वाले फंड्स में भी तीनों पार्टियों के बीच असमानता है। हर विधायक अपने क्षेत्र का विकास कराना चाहता है। अशोक चौहान ने यह भी कहा कि भले ही कांग्रेस का मकसद हर हाल में बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने का हो, लेकिन इस बात को कांग्रेस की कमजोरी न समझा जाए। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि सरकार के कामकाज पर अफसरशाही हावी है और सरकारी अधिकारी अनबन पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। हाल ही में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख और ठाकरे सरकार में मंत्री बालासाहेब थोराट ने भी आरोप लगाया था कि सरकार में उन्हें किनारे किया जा रहा है।
उनसे पहले राहुल गांधी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि कांग्रेस भले ही महाराष्ट्र की सरकार को समर्थन दे रही हो, लेकिन वो फैसले लेने की स्थिति में नहीं है। कांग्रेस के लिए चिंता का एक मुद्दा राज्यपाल कोटे से भरी जाने वाली विधान परिषद की 12 सीटें भी हैं। कांग्रेस चाहती है कि इन 12 सीटों का बंटवारा बराबरी में होना चाहिए, लेकिन शिवसेना और एनसीपी की ओर से इस बारे में कुछ स्पष्ट नहीं किया गया है। पिछले महीने जब विधान परिषद के चुनाव हुए थे, तब भी शिवसेना और एनसीपी के दबाव में कांग्रेस ने 2 में से अपना एक उम्मीदवार वापस ले लिया था। सियासी गलियारों में माना जा रहा है कि महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार को उद्धव ठाकरे और शरद पवार ही चला रहे हैं और बाकी मंत्रियों की ज्यादा नहीं चलती है। कुछ का ये भी मानना है कि भले ही राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे हों, सत्ता का रिमोट कंट्रोल शरद पवार ने अपने पास रखा है। बीजेपी को सत्ता से बाहर रखने के लिए 3 विपरीत विचारधाराओं वाली पार्टियों को साथ लाने का आइडिया भी उन्हीं का ही था और इसके पीछे प्रयास भी उन्हीं के थे। महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार कांग्रेस के समर्थन के बिना नहीं चल सकती। राज्य विधानसभा में बहुमत के लिए कुल 145 सीटें चाहिए। शिवसेना के पास 56 सीटें हैं, एनसीपी के पास 54 और कांग्रेस के पास 44। अगर कांग्रेस खफा होकर अपना समर्थन खींच लेती है तो ठाकरे सरकार गिर जाएगी। कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी को दूर करने के लिए उद्धव ठाकरे उनके साथ बैठक करने वाले थे, लेकिन उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे के पिता का देहांत हो जाने के कारण ये बैठक टल गई है। उधर बीजेपी सरकार के घटक दलों के बीच हो रही हलचल पर बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि वे सरकार गिराने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार अपने अंतर विरोधों के चलते स्वयं गिर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। केजरीवाल के साथ जाने की अफवाहों का पूरा फायदा अब नवजोत सिंह सिद्धू को मिलने लगा है। इतना ही नहीं, सिद्धू के सक्रिय होने की खबर से प्रदेश कांग्रेस सक्रिय हो गई है। कैप्टन ने अपने हिसाब से पार्टी में मोर्चेबंदी तेज कर दी है। पार्टी के वे नेता और विधायक जो बीते 3 साल से हाशिए पर धकेल दिए गए थे, अब राज्य इकाई को याद आने लगे हैं। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ और मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने अपने स्तर पर प्रदेश कांग्रेस को एकजुट करने की कोशिशों में जुट गए हैं। उन कांग्रेसी विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है जिनको बीते 3 साल के दौरान न तो सरकार में जगह मिली और न ही सरकार में उनकी कोई बात ही सुनी गई। पार्टी सूत्रों के अनुसार कैप्टन जल्द ही राज्य के कांग्रेसी विधायकों से एक एक कर मुलाकात करेंगे। दूसरी ओर सुनील जाखड़ जिलेवार कांग्रेसी वर्कर्स और पदाधिकारियों की टोह लेने लगे हैं। दरअसल राज्य इकाई ने सभी विंग इस समय निलंबित किए हुए हैं और लंबे समय से इसके पुनर्गठन की कोशिश भी नहीं की गई है। सूत्रों के अनुसार जिलाध्यक्षों के नामों की सूची जल्द ही पार्टी आलाकमान को भेजी जाएगी और इसके लिए बैठकों का दौर शुरू हो गया है। पार्टी के पंजाब मामलों की प्रभारी आशा कुमारी भी चंडीगढ़ पहुंची। माना जा रहा है कि सुनील जाखड़ और कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी बैठक के दौरान राज्य इकाई के पुनर्गठन और सिद्धू को लेकर रणनीति तय होगी और इस पूरी कवायद का एक कारण यह भी माना जा रहा है कि नई दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने बीते कुछ दिनों से अपनी जिम्मेदारियां राहुल गांधी को ट्रांसफर करनी शुरू कर दी हैं, जिससे कयास ये लगाए जा रहे हैं कि जल्द ही राहुल गांधी को पार्टी का अध्यक्ष पद फिर से दे दिया जाएगा। इधर पंजाब कांग्रेस की चिंता ये भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस में लाने वाले राहुल गांधी ही हैं और उनकी राहुल से काफी अच्छी ट्यूनिंग है। ये बात कैप्टन गुट के लिए एक बड़े खतरे की तरह है। चीन के मामले पर ट्वीट करके ऊट पटांग सवाल पूछने पर हुई फजीहत के बाद अब राहुल गांधी फिर से लॉकडाउन और कोरोना की बातें करने लगे हैं। हर दिन एक नए तरीके से लॉकडाउन को बेकार और खुद को सबसे काबिल साबित करने में लगे राहुल गांधी ने इस बार वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन को कोट करते हुए सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि ये लॉकडाउन साबित करता है कि इसके बाद राहुल ने आइंस्टाइन के एक कथन का जिक्र किया जिसमें कहा गया था कि अज्ञानता से ज्यादा खतरनाक अहंकार है। साथ ही राहुल गांधी ने ट्वीट के साथ लॉकडाउन से जुड़े डेटा का एक वीडियो भी पोस्ट किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी लगातार लॉकडाउन को लेकर केंद्र पर हमलावर रहे हैं। उन्होंने पिछले दिनों लॉकडाउन का लक्ष्य पूरा नहीं होने का दावा करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बताना चाहिए कि विफल लॉकडाउन के बाद अब कोरोना संकट से निपटने और जरूरतमंदों को मदद देने के लिए उनकी रणनीति क्या है। मीडिया से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा था कि लॉकडाउन कोरोना का हल नहीं है। उन्होंने कहा कि मैंने पिछले 1-2 महीने में कई एक्सपर्ट से बात की। लॉकडाउन कोरोना संकट का हल नहीं है, ये एक तरह से पॉज बटन की तरह है।
ये बात और है कि लॉकडाउन बढ़ाने और उसका समर्थन करने में सबसे आगे कांग्रेस शासित पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र की सरकारें रही हैं। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के मामलों के बढ़ने की वजह से मार्च महीने के आखिर में सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन लागू किया था। मई अंत तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू रहा, जिसके बाद 1 जून से 30 जून तक सिर्फ कंटेनमेंट जोन इलाकों तक के लिए सीमित कर दिया गया है। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले और केजरीवाल सरकार के हाथ खड़े करने के बाद अब मोदी सरकार ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली और महाराष्ट्र के हालात को लेकर काफी चिंतित हैं। पीएम मोदी ने दिल्ली में बढ़ते कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को मैदान में उतारा है। दिल्ली का मोर्चा संभालते ही अमित शाह एक्शन में आए। गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली सरकार के प्रतिनिधियों और अन्य विपक्षी दलों के साथ सर्वदलीय बैठक की और उसके बाद दिल्ली के LNJP अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंच गए। जानकारी के अनुसार अस्पताल की जमीनी हकीकत को जानने के लिए शाह का औचक निरीक्षण था। शाह के दौरे की जानकारी मीडिया के पास नहीं थी। औचक निरीक्षण के दौरान अमित शाह ने अस्पताल में तैनात कर्मचारियों से सीधी वार्ता की और इस दौरान टेस्टिंग लैब्स और वार्ड्स का भी निरीक्षण किया। शाह ने अस्पताल की आपातकालीन सुविधाओं को लेकर अस्पताल प्रशासन को खास हिदायतें भी दी। इस दौरान दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी और एम्स के डायरेक्टर भी वहां मौजूद थे। बता दें कि LNJP दिल्ली में कोविड का सबसे बड़ा अस्पताल है। यहां कोरोना के मरीजों को पर्याप्त सुविधाएं न मिलने की खबरें मीडिया में भी आ चुकी हैं। शाह के दौरे के बाद कयास ये लगाया जा रहा है कि LNJP अस्पताल की मौजूदा स्थिति में केंद्र सरकार की ओर से सुधार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।